हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक सीरीज़ यहाँ पर शुरू की थी जिसका नाम था उत्तराखंड जिला सीरीज़, जहाँ पर हम देख रहे थे उत्तराखंड के ज़िलों को विस्तृत रूप से उनका विवरण हम देख रहे थे। इससे पहले हमने 3 वीडियो जिसमें देख लिए हैं, जहाँ पर हमने उत्तराखंड के पहले जनपद अल्मोड़ा के बारे में सभी फैक्ट देखे। हमने 2 वीडियो में उसका विस्तृत रूप से मतलब विवरण देखा, और उसके बाद हमने अंतिम वीडियो में परीक्षा में पूछे जाने वाले उससे सभी फैक्ट देखे। तो देखिए, आज इसका एक अन्य वीडियो यहाँ पर है। यहाँ पर एक नया जनपद फिर से शुरू कर रहे हैं, वो जनपद है चंपावत। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे चंपावत का इतिहास, भूगोल, स्थिति, पर्यटक स्थल, धार्मिक पर्यटक स्थल या अन्य ऐसे फैक्ट। और अगली जो वीडियो यहाँ पर आएगी उसमें हम देखेंगे वे सभी फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं चंपावत से संबंधित, उनको हम देखेंगे क्रमबद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और जो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी सभी परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। चंपावत जिला, देखिए दोस्तों, चंपावत की बात करें तो उत्तराखंड के पूर्वी छोर पर स्थित है। चंपावत जिला नेपाल से सीमा बनाता है। तो अगर इसके इस क्षेत्र की बात करें तो सबसे प्राचीन रूप में जब इस क्षेत्र का नाम हम देखते हैं तो इसे एक क्षेत्र, इसका एक नाम यहाँ पर हमें मिलता है, वो नाम है कुमू। देखिए, कुमू इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रांतेश्वर पर्वत जो कि यहाँ पर स्थित है चंपावती नदी के निकट चंपावत में, वहीं पर एक पर्वत है क्रांतेश्वर। क्रांतेश्वर पर्वत पर वो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने कूर्म रूप में अवतार लिया था। कूर्म मतलब कछुए के रूप में अवतार लिया था, जिस कारण इस क्षेत्र को कूर्मांचल कहते हैं। और यही कारण हो सकता है कि ये कुमू शब्द यहीं से निकला हो और इस क्षेत्र के लिए कुमू कहा जाता था। एक अन्य नाम इस क्षेत्र का था, वो था काली कुमू। अब काली कुमू इसे क्यों कहा जाता था? तो काली कुमू कहने का कारण ये था क्योंकि जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आता है काली नदी के प्रवाह क्षेत्र में। मतलब यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है काली नदी, और इस काली नदी के कारण इस क्षेत्र को काली कुमू भी कहा जाता था। और एक अन्य नाम जो है इसका वो है कूर्मांचल। तो कूर्मांचल में बता चुका हूँ, क्रांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु ने कूर्म रूप में अवतार लिया था, जिस कारण इस क्षेत्र को कूर्मांचल कहा जाता है। हालांकि बाद में कुमाऊं को भी कूर्मांचल कहा गया, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो कूर्मांचल क्षेत्र हुआ करता था वो आज का चंपावत ही हुआ करता था। चलिए आगे देखेंगे हम इसके इतिहास में संबंध, महाभारत कालीन क्या संबंध रहे, वायु पुराण, स्कंद पुराण में इसका जिक्र कैसे आया। तो बात करें अगर महाभारत कालीन प्रमाण की, तो देखिए यहाँ पर एक मंदिर है चंपावत शहर के पास ही, और मंदिर का नाम है घटकू मंदिर। अब देखिए, जो घटकू मंदिर है वो संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है घटोत्कच से। घटोत्कच आपने देखा होगा महाभारत में, भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। देखिए, हिडिंबा और भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच, और उसको समर्पित जो मंदिर हमें चंपावत में मिला है वो प्रमाण देता है कि ये मतलब जो चंपावत शहर है महाभारत से संबंधित एक शहर है, महाभारत काल से। अगर हम बात करें महाभारत से इसके संबंध की, तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसके पश्चात ये क्षेत्र हस्तिनापुर के अधीन रहा था। तो इस कारण से भी यहाँ पर इसका महाभारतकालीन प्रमाण हमें देखने को मिलता है। देखिए, अगर बात करें वायु पुराण की, तो वायु पुराण में इस क्षेत्र को कहा गया है चंपावतपुरी। और जो ये चंपावतपुरी से कहा गया है, तो इससे कहा गया है कि जो ये चंपावतपुरी है ये राजधानी है नागवंशीय शासकों की। तो देखिए, चंपावत को नागवंशीय शासकों की राजधानी माना गया है वायु पुराण में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखिए, स्कंद पुराण में इसे कहा गया है कूर्मांचल। और कूर्मांचल क्यों कहा गया है मैं आपको बता चुका हूँ। तो ठीक है, ये थे कुमाऊं के नाम से संबंधित कुछ तथ्य। अब देखते हैं उसके नाम कैसे कैसे, उसका वर्तमान नाम कैसे पड़ा। तो इसका देखिए, जो वर्तमान नाम पड़ा, वो जो मूल नाम था इसका वर्तमान, वो था चंपावती। अब देखिए होता क्या है, चंपावत में एक नदी यहाँ पर बहती है, वो है चंपावती नदी। और इस चंपावती नदी के पास में जो आसपास के क्षेत्रों में जो शासक था उस समय, वो था एक शासक हुआ, वो है अर्जुन देव। तो अर्जुन देव यहाँ पर शासन कर रहे थे और उनके घर में हुआ एक पुत्री का जन्म, और उन्होंने अपनी पुत्री का नाम इस नदी के नाम पर रखा था चंपावती। चंपावती नदी के नाम पर उन्होंने अपनी पुत्री का नाम भी रखा चंपावती। और बाद में यही जो राजकुमारी थी जिसका नाम चंपावती था, इसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम भी चंपावती पड़ गया, जो आज चंपावत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है हमारा, उस ऋग्वेद जो काल हो सॉरी ऋग्वेदिक जो काल है, उस काल में यहाँ पर जो शासन करने वाली शक्ति थी वो थी कुनिंद। यहाँ पर कुनिंद शासन कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर कत्यूरियों का शासन रहा, और कत्यूरियों के शासन में क्या हुआ, जब एक कत्यूरी शासक शासन कर रहा था वो था ब्रह्मदेव। और जब ब्रह्मदेव शासन कर रहा था तो यहाँ पर क्या हुआ कि इलाहाबाद झूसी का एक चंदेल राजकुमार, चंदेल वंश का एक राजकुमार था, नाम था सोमचंद। वो अपने कुछ लोगों के साथ हिमालय की यात्रा पर आया। तो जब वो हिमालय की यात्रा पर आया तो कहीं से वो ब्रह्मदेव से संपर्क में आया, और ब्रह्मदेव को वो इतना भा गए कि ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया, और जो चंपावती नदी थी चंपावत में, उसके तट पर 15 बीघा जमीन उसको दान में दे दी।
और उस सोमचंद ने क्या किया कि इस 15 बीघा ज़मीन पर ही अपने लिए एक किला बनाया जिसे राजबुंगा हम कहते हैं। आज भी इस किले को राजबुंगा ही कहा जाता है। बुंगा अर्थात होता है कोट या किला या दुर्ग, तो राजबुंगा इसने यहाँ पर बनवाया। देखिए इस क्षेत्र की प्रमुख बात क्या थी कि इस क्षेत्र का जो पश्चिमी भाग था, यहाँ पर एक किला हुआ करता था, वो था डॉनकोट। डॉन होता है ना, डॉनकोट। तो इस डॉनकोट नामक जो किला था यहाँ पर, इसमें जो लोग रहते थे, जो राजा रहते थे, जो जाति रहती थी, वो थी रौत। रौत राजा आपने सुना होगा, तो रौत राजा यहाँ पर रहते थे। तो सोमचंद ने अपने सेनापति, जो उसका जो सेनापति था कालू तड़ागी, उसका नाम था कालू तड़ागी, तो कालू तड़ागी की सहायता से क्या किया, इसने रौत राजा को हरा दिया। और जो ये क्षेत्र था जहाँ पर ये डॉनकोट किला था, इसको सुई क्षेत्र भी कहते हैं। तो सुई क्षेत्र इसके अधिकार में आ गया और यहाँ से सोमचंद का थोड़ा राज्य विस्तार हुआ और यहाँ से वो प्रसिद्ध होने लगा। तो ये था। इसके बाद क्या हुआ, लगातार चंद शासकों ने सोमचंद से लेकर और कई लंबे समय तक 1563 ईस्वी तक, भीष्मचंद के बाद बालो कल्याण चंद ने भी कुछ समय तक यहाँ राजधानी में शासन किया। तो इतने लंबे समय तक ये वैभव का प्रतीक रहा चंद वंश के। चंद वंश ने इसका बहुत ज़्यादा विकास किया। राजधानी रही ये चंद वंश की। चंद वंश का विस्तार अल्मोड़ा से लेकर पिथौरागढ़ से लेकर चंपावत से नीचे भाबर तक रहा, लेकिन इसकी जो राजधानी थी वो चंपावत थी। लगातार चंपावत का विकास होता रहा। कहते हैं इस चंपावती जो क्षेत्र है, यहाँ पर 7 प्राचीन मंदिर हैं जो चंदों के समय बने हैं। तो वो मंदिर जिनके नाम है बालेश्वर, बहुत मतलब अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध ये मंदिर है, स्थापत्य कला के लिए। क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, डिक्टेश्वर या दीप्तेश्वर भी इसे कहते हैं, मलाणेश्वर और मानेश्वर, ये 7 प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित हैं चंपावती गाड़ में, जो चंदों की देन है। देखिए चंदों ने, अगर चंदों की हम बात करें तो 1563 तक जब यह चंपावत चंदों की राजधानी रही, तो यहाँ पर कई सारे नौले बने, पोखर, चबूतरे, कई सारे निर्माण हुए मंदिरों का स्थापत्य। ये जो इतने भी निर्माण हुए, इनके जो अवशेष आज यहाँ पर हैं, वो चंद शासन की भव्यता का यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो किसी भी राजवंश की भव्यता का वर्णन उसके स्थापत्य कला के प्रमाण ही करते हैं। और 1563 के बाद क्या हुआ कि राजधानी यहाँ से अल्मोड़ा को गई। क्यों गई? क्योंकि ये बहुत छोर पर है राज्य के, और कुमाऊं राज्य जो था उसके मध्य में जो स्थित क्षेत्र था वो अल्मोड़ा का क्षेत्र था। तो वहाँ राजधानी स्थापित की गई, राजधानी अल्मोड़ा आई और वीरान हो गया चंपावत। इसके बाद चंपावत काफ़ी मतलब खाली खाली क्षेत्र ही रहा। और जब अंग्रेज आए तो फिर इसकी बसावट फिर से शुरू हुई, फिर यहाँ बसना शुरू किया जब अंग्रेज़ों ने इसका विकास लगातार किया। अब बात करें अगर इसके प्रशासनिक विकास की, तो 1872 में चंपावत को भी जैसे पौड़ी के साथ तहसील का दर्जा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। 1972 में यह क्षेत्र पिथौरागढ़ जनपद में शामिल किया गया। देखिए 1960 में पिथौरागढ़ जनपद का निर्माण हो चुका था और 1972 में इस क्षेत्र को पिथौरागढ़ जनपद में शामिल किया गया। और 1997 में 15 सितंबर को ये नया जनपद उत्तराखंड का बना। तो ये कुछ फैक्ट हैं ऐतिहासिक और प्रशासनिक, जो इसका लगातार विकास होता रहा, इतिहास और प्रशासनिक विकास का। अब हम आगे देखेंगे इसकी जो भौगोलिक स्थिति है। तो अगर हम अल्मोड़ा की सीमाओं की बात करें तो उत्तराखंड की पूर्वी सीमा पर स्थित चंपावत है। और मतलब अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है नेपाल के साथ। और यहाँ पर मतलब नेपाल का आवागमन यहाँ से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है चंपावत के रास्ते। अब देखिए अगर राज्य के अंदर की बात करें, जिलों से इसकी सीमाओं की बात करें, तो जो इसका पश्चिमी भाग है, यहाँ पर ये 2 जिलों से सीमा बनाता है। वो 2 जिले हैं नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो देखिए उधम सिंह नगर और नैनीताल से यहाँ पर सीमा बनाता है। और उत्तर में ये अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से सीमा साझा करता है। जो उत्तर वाला क्षेत्र है वहाँ पर एक तरफ से तो पूर्वी छोर पर पिथौरागढ़ और पश्चिमी छोर पर ये इसके है अल्मोड़ा। उत्तर की तरफ के लिए बोल रहा हूँ मैं, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। और दक्षिण में इसकी सीमा नहीं नेपाली से ही लगती है। नेपाल इसको पूरा घेरे हुए है यहाँ पर पूर्व और दक्षिण वाले हिस्से में। तो ये हैं इसकी कुछ सीमाएं। हमारा जो चंपावत जिला है, चंपावत जिले की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1766 वर्ग किलोमीटर। देखिए सबसे कम उत्तराखंड में जो है वो है चंपावत जिले का क्षेत्रफल 1766 किलोमीटर। और अगर जनसंख्या की बात करें तो 2,59,648 ये इसकी जनसंख्या है। और ये जो जनसंख्या इसकी है ये उत्तराखंड में दूसरी सबसे कम जनसंख्या है। ये शायद पुराना आंकड़ा मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, इसको आप देख लेना। पर ये सबसे कम जनसंख्या अभी भी इसकी उत्तराखंड में है। और इससे जो अंतिम स्थान पर जो है जिसकी सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड में है वो है रुद्रप्रयाग जनपद। अगर साक्षरता दर की बात करें तो 79.83% इसकी साक्षरता दर यहाँ पर है। जनसंख्या घनत्व की हम बात करें, कितने लोग एक वर्ग किमी प्रति मतलब इलाके में रहते हैं, तो ये है 147 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात की बात करें तो
भारत के हिसाब से या राज्य के हिसाब से भी अच्छा है। 980 लोग प्रति मतलब पुरुष प्रति महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ पर हैं, तो लिंगानुपात इसका है 980। और तहसील की अगर हम बात करें तो कुल 5 तहसील हैं चंपावत में, जिनका नाम है पाटी, पूर्णागिरी, चंपावत, लोहाघाट और बाराकोट। ये 5 यहाँ पर हमारी तहसीलें हैं। तो ये था कुछ भौगोलिक और प्रशासनिक हल्का सा विवरण। अब हम देखेंगे दोस्तों चंपावत के मैप को ज़रा देख लेते हैं, मैप को ज़रा समझ लेते हैं कि मैप में क्या है। चंपावत के मैप की हम बात करें चंपावत की, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे खटीमा की तरफ के लिए। खटीमा की तरफ के लिए जब हम जाएंगे तो निचले वाले हिस्से में इसके उधम सिंह नगर में खटीमा है। तो देखिए खटीमा इसकी और उधम सिंह नगर की बॉर्डर पे है। यहाँ से हम जब अंदर को निकलेंगे तो यहाँ पर जो पहला क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है ये है बनबसा। देखिए यहाँ पर बनबसा एक क्षेत्र है जो कि यहाँ का एक छोटा सा शहर है, जिसे अंग्रेज़ों ने काफ़ी विकसित किया था। यहीं से नेपाल के साथ संपर्क में रहता है चंपावत या उत्तराखंड। इसके बाद जो क्षेत्र है वह है टनकपुर। टनकपुर देखिए अंग्रेज़ों की खास मतलब नज़र थी इस क्षेत्र पर, अंग्रेज़ों ने इसे विकसित भी किया है टनकपुर को। इसके ऊपर है सूखीनांग, और सूखीनांग के आगे है एक रास्ता जो जाता है, वो जाता है श्यामला ताल के लिए, जहाँ पर वो आश्रम है स्वामी विवेकानंद आश्रम। देखिए, या इसके आगे जब हम जाते हैं तो जो नदी यहाँ पर देख रहे हैं आप, वो है लधिया नदी, जिसके तट पर ऊपर पे आप देखोगे एक स्थान है, वो है रीठा साहिब। यहाँ पर देखिए रीठा साहिब यहाँ पर है, इसके तट पर रठिया और लधिया जो इन दो नदियों के संगम पर ये क्षेत्र स्थित है। अगर हम और अंदर को यहाँ पर निकल जाएंगे इस सड़की मार्ग से, तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं इसके हेडक्वार्टर जो चंपावत बिल्कुल बीच में है। चंपावत अपने ज़िले के इसका हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा बीच में है, क्योंकि कई सारे ज़िलों का नहीं होता है बीच में। इससे थोड़ा आगे बढ़ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मानेश्वर नाम का यह स्थान है, ये भी प्रसिद्ध है। मानेश्वर नामक जो स्थान है वो भी प्रसिद्ध है। अगला अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे जो क्षेत्र है वो है मायावती, जहाँ पर मायावती आश्रम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इससे आगे हम इसी मार्ग पर बढ़ेंगे तो देखिए इसी मार्ग पर है लोहाघाट। जो कि प्रसिद्ध क्षेत्र है यहाँ का। लोहाघाट विकास खंड भी है, लोहाघाट यहाँ की तहसील भी है। तो ये लोहाघाट वाला इलाका यहाँ पर हो गया। इसके बाद इसके आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ की एक जो आपने सुनी होगी एबट माउंट, वो यहाँ पर है। तो ये कुछ क्षेत्र यहाँ पर है। इसके बाद खेती खान की बात करें तो इसके इधर साइड देखिए, इधर साइड अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर खेती खान स्थित है। खेती खान भी एक प्रसिद्ध क्षेत्र है यहाँ का। और ये जो सीमा इससे बना रहे हैं, सीमा पर जो नदी यहाँ पर है वो है सरयू नदी, जो अल्मोड़ा से यहाँ पर सीमा साझा कर रही है या पिथौरागढ़ की तरफ के लिए। तो ये पूरी सीमा बना रही है यहाँ पर सरयू नदी इस ज़िले की। तो ये है देखिए यहाँ पर इसका जो, अगर हम जनपदों को देखें तो इसके जो जनपद हमारे यहाँ पर हैं, वो जनपद हमारे हैं यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद, वो उत्तर पश्चिम के इलाके में। उत्तर पूर्व में हम देखेंगे पिथौरागढ़, यहाँ पर पूरा नेपाल ही हमारा लगता है पूर्व की ओर। यहाँ पर उधम सिंह नगर हमारा पश्चिम में, और नैनीताल को हम पश्चिम में भी ले सकते हैं। तो ये कुछ अल्मोड़ा का मैप इस तरीके से है। तो देखिए अब आगे हम देखेंगे तो आगे वाला जो हमारा हिस्सा है वहाँ पर हम देखेंगे प्रमुख स्थल। देखिए प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करें तो जो प्रमुख स्थल यहाँ पर हैं उनमें जो सबसे प्रमुख स्थल मैं कुछ पहले बताऊँगा कौन कौन से स्थान यहाँ पर हैं बड़े बड़े। तो जो पहला है वो है हमारा लोहाघाट। देखिए दोस्तों, लोहाघाट की बात करें तो टनकपुर जो हमारा क्षेत्र था, जो मैंने आपको दिखाया था निचले वाले हिस्से में है, वहाँ से तवा घाट के लिए जो मार्ग जाता है, एक स्थान है यहाँ पर तवा घाट, वहाँ के लिए एक मार्ग जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो यहाँ से जो तवा घाट वाले मार्ग पर बीच में स्थित है लोहाघाट। आपने देखा होगा ऊपर स्थित है, जहाँ पर लोहाघाट विकास खंड भी है, चंपावत के ऊपर ये स्थित है। तो यहाँ पर है लोहाघाट। लोहाघाट मतलब क्या है कि चंपावत का हृदय स्थल हम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सारा कार्य जो भी चंपावत में होता है वो यहीं से होता है। बड़ा शहर यहाँ पर है, तो लोहाघाट चंपावत का एक बड़ा शहर है। 12 पुराण में इसे लोहागर्ल कहा गया है। तो इसका विवरण बहुत पुराना है, मतलब बसावट बहुत पुरानी थी यहाँ पर। और अगर बात करें हम अंग्रेज़ों की, तो 1939 में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि लोहाघाट में छावनी बनाई, और जो हवलबाग अल्मोड़ा में इनकी छावनी थी, हवलबाग अल्मोड़ा में, उसको यहाँ पर स्थानांतरित किया 1939 में, और 1946 तक ये छावनी रही। इसके बाद इसे अंग्रेज़ यहाँ से चले गए और ये छावनी 1946 तक ही रही। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर फेमस कार्य कब हुआ कि 1950 में क्या हुआ, टनकपुर से तवाघाट मार्ग का निर्माण हुआ। बहुत बार प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत मैंने प्रश्न देखे हैं एग्जाम में कि यहाँ से यहाँ का मार्ग का निर्माण कब हुआ। तो 1950 में हुआ था टनकपुर तवाघाट मार्ग का निर्माण, और इस क्षेत्र का विकास इसी के बाद देखा गया। जब इस मार्ग का विकास ज़्यादा हुआ तो इस क्षेत्र का भी विकास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगला जो शहर है वो है, या स्थान है वो है टनकपुर। टनकपुर की बात करें
तो चंदों द्वारा स्थापित ब्रह्मदेव मंडी के निकट स्थित है ये क्षेत्र, और अंग्रेजों द्वारा विकसित एक सुनियोजित नगर है टनकपुर। मतलब इसको बहुत ज़्यादा सुनियोजित तरीके से बनाया गया अंग्रेजों ने इसे। हुआ, अब आप ब्रह्मदेव मंडी की बात करें तो हुआ क्या था कि चंदों ने एक जगह स्थापित की थी ब्रह्मदेव मंडी, पर वहाँ पर आ गई आपदा और वो क्षेत्र हो गया क्षतिग्रस्त। तो ठीक उसके 3 किलोमीटर दूर अंग्रेजों ने एक सुनियोजित शहर बनाया। सुनियोजित मतलब क्या होता है, जहाँ पर प्लान पर शहर बनता है, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती है, जल निकासी की व्यवस्था होती है। तो इस तरीके से इसे बनाया गया था, और इसलिए ये शहर बहुत अच्छा मतलब दिखता है, क्योंकि चौड़ी सड़कें शहर को अच्छा बनाती है, जल निकासी की व्यवस्था, इसीलिए तो शहर गंदे नहीं होते हैं अगर हम उसे सुनियोजित तरीके से बनाए तो। जो लॉर्ड टलक एक अंग्रेज़ था, उसने और उसके कुछ दोस्तों ने यहाँ पर अपने अपने मतलब कंस्ट्रक्शन किए या अपने अपने मकान बनाए या ऐसा कुछ अपने लिए कुछ बनाया। तो वहीं से शुरुआत हुई इस शहर के विकास की, और सर्वप्रथम इसी ने इसको आबाद करने का प्रयास भी किया था टलक ने। तो इसलिए इसे प्रारंभिक रूप से कहा जाता था टलकपुर, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश होते 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 अब इसे टनकपुर या टनकपुर कहा जाता है, पहले इसे टलकपुर कहा जाता था। देखिए, और अगला जो क्षेत्र है वो है बनबसा। देखिए बनबसा क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में नीचे ही देखा था, तो भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है और बनबसा क्षेत्र। और जो भारत नेपाल के संबंध हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं से आवागमन होता है भारत से नेपाल, नेपाल से भारत। यहाँ पर 1920 से 28 में निर्मित एक बनबसा बैराज है। तो इस बनबसा बैराज से देखिए बनबसा बैराज कब बना आ सकता है, तो 1920 में निर्मित होना शुरू हुआ और 1928 में बना, है ना। और इस बनबसा बैराज में दोनों क्षेत्रों का आवागमन सुलभ सुलभ हो गया। तो ये बनबसा क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है भारत नेपाल संबंधों के लिए। अब देखिए हम देखेंगे इसे कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल। प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो जो पहला है वो है अद्वैत आश्रम। अद्वैत आश्रम जो कि स्वामी विवेकानंद का सपना था उत्तराखंड में अपने एक आश्रम खोलने का, वो है मायावती में। मायावती जो चंपावत से कुछ दूरी पर स्थित है। देखिए, तो स्वामी विवेकानंद के जो शिष्य थे वो थे स्वामी स्वरूपानंद, और स्वामी स्वरूपानंद ने 19 मार्च 1899 को अद्वैत आश्रम मायावती की स्थापना की। और ये की थी किसकी सहायता से, सेवियर जो दंपति थे, अनुयायी थे ये विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद के, उनके अनुयायी थे सेवियर दंपति, उनके प्रयास से मायावती आश्रम का निर्माण यहाँ पर संपन्न हुआ था। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो ये लोहाघाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और स्वामी विवेकानंद ने यहाँ की यात्रा की थी 1901 में। तो 3 जनवरी 1901 से 18 जनवरी 1901 तक स्वामी विवेकानंद यहाँ पर रहे थे। प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लिए उन्होंने यहाँ से लेख लिखे थे। तो प्रसिद्ध है ये, दर्शनीय स्थल है ये यहाँ का। अगला जो स्थल है वो है बाणासुर का किला। देखिए लोहाघाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाणासुर का किला। यहाँ पर इस किले के अवशेष अभी भी हैं, पर इस किले के जो बगल पे एक बाजार है वो है कर्ण करायत नाम से। तो कर्ण करायत जो बाजार है वो है बाणासुर के किले के पास, लोहाघाट के पास। तो यहाँ से भी कोई प्रश्न आ सकता है, प्रश्न तो कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सबको लेके चलना है। अगला जो वो स्थल है वो है गुरुद्वारा रीठा साहिब। तो देखिए मीठा रीठा साहिब भी इसे कहते हैं, गुरुद्वारा साहिब भी। तो रठिया या लधिया जो दो नदियां हैं, रतिया भी इसे कहते हैं, तो इन दोनों के संगम पर स्थित है। मीठे रीठे के लिए प्रसिद्ध है यह स्थान। मतलब यहाँ पर मीठे रीठे होते हैं। एक अजूब अनोखी बात है कि मीठे रीठे होना, ठीक है। अगला जो स्थान है वो है रुद्रेश्वर गुफा। रुद्रेश्वर गुफा आपने सुना होगा, इसकी खोज एक बच्चे ने की थी। तो ये जो रुद्रेश्वर की गुफा है, यहाँ पर 5 गुफाओं का समूह है, या 5 गुफाओं में ये गुफा मिलती है। इसके अलग अलग नाम लोगों ने रखे हुए हैं, लेकिन इसे पंच रुद्रेश्वर कहा जाता है इन सबको। अगला जो स्थल है वो है विवेकानंद आश्रम। देखिए सूखीडांग जो कि निचले वाले हिस्से में ही है चंपावत के। तो सूखीडांग जो क्षेत्र है उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्यामला ताल। और जो श्यामला ताल है, इस श्यामला ताल के समीप स्थित है विवेकानंद आश्रम, और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति है रामकृष्ण मिशन के जो 6वें अध्यक्ष थे स्वामी विरजानंद द्वारा इसे बनाया गया है। तो इन्होंने इसकी स्थापना की है स्वामी विरजानंद ने। अगला जो क्षेत्र है वो है पंचेश्वर। देखिए पंचेश्वर एक क्षेत्र जहाँ पर है काली नदी, गौरी नदी, धौलीगंगा, सरयू व रामगंगा का पूर्वी रामगंगा का संगम इस क्षेत्र में है। तो इसलिए इसे पंचेश्वर कहा जाता है, 5 नदियों का संगम के लिए। देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर शिव की पूजा की जाती है चौमू देवता के रूप में, और यहाँ पर एक चैतौला उत्सव भी लगता है। तो चौमू देवता भी जो पूजे जाते हैं वो यहीं पूजे जाते हैं, और चैतौला उत्सव जो लगता है वो भी पंचेश्वर में ही लगता है। और सबसे प्रमुख बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर महासीर जो मछली होती है उसके लिए, उसको पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता होती है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी मछली पकड़ेगा उसे प्राइज़ मिलता है, सबसे भारी मछली पकड़ेगा। लेकिन इसमें मछलियों को मारा नहीं जाता है, उन्हें फिर पानी में छोड़ दिया जाता है पकड़ने के बाद, ठीक है।
अगला जो शब्द है या अगला जो वो है स्थल है वो है एबट माउंट। एबट माउंट की बात करें तो लोहा घाट पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित है एबट माउंट। एबट जो एक अंग्रेज थे, उन्होंने यहाँ पर अपना कॉटेज बनाया, इसे प्रसिद्ध करने का प्रयास किया, इसलिए प्रसिद्ध ये क्षेत्र थोड़ा सा लाइट में रहा, उतना आबाद नहीं है लेकिन प्रसिद्ध क्षेत्र है चंपावत का। अगला जो शब्द या स्थल है वो है एक हथियार नौला। देखिए चंपावत से कुछ दूरी पर स्थित है एक हथियार नौला, चंपावत से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नौले में देखिए, नौले को बहुत मतलब स्थापत्य नौले में दिखाया गया है बहुत अच्छा, इस पर कलाकृतियाँ बहुत अच्छी हुई है, चित्र बने हैं इस पर। तो इस नौले का निर्माण किया किस व्यक्ति ने? कहते हैं कि उस व्यक्ति ने किया जिसने बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। बालेश्वर मंदिर जो चंपावत में स्थित है, और उस व्यक्ति ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया तो चंद राजा ने उसका एक हाथ काट दिया ताकि ऐसा स्थापत्य फिर से न बन पाए। लेकिन प्रतिशोध में उसने अपनी पुत्री, जो कि शायद उसका नाम कस्तूरी बताते हैं, कि उसकी सहायता से इस नौले का निर्माण करवाया, इसलिए ये नौला प्रसिद्ध है एक हथियार नौले के नाम से चंपावत में। अगला हम देखेंगे धार्मिक स्थल। चंपावत के धार्मिक स्थलों की बात करें तो जो है यहाँ पर पहला धार्मिक स्थल वो है पूर्णागिरि मंदिर। पूर्णागिरि मंदिर की बात करें तो टनकपुर के निकट अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है पूर्णागिरि मंदिर। और पूर्णागिरि मंदिर में एक विशाल मेला लगता है चैत्र नवरात्र में, एक विशाल मेला यहाँ पर लगता है। और इसी के समीप एक अन्य मंदिर स्थित है, वो मंदिर है झूठे का मंदिर। देखिए इसे झूठे का मंदिर इसलिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने, किसी बड़े अमीर आदमी ने झूठ बोला था कि अगर उसका ये कार्य हो जाए तो वो मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाएगा, या सोने का मंदिर के कुछ बोला था उसने, सोने का मंदिर चढ़ाएगा। लेकिन उसने झूठ बोल दिया। जब उसकी मनोकामना पूर्ण हुई तो वो तांबे का मंदिर लेके आने लगा, पीतल का। तो जब इसने उसे यहाँ पर रखा, 1 किलोमीटर पीछे ही नीचे कुछ टाइम के लिए नीचे रखा, तो वो वहीं पे स्थापित हो गया, वो उठा ही नहीं। उसके बाद देवी ने उसे मतलब अपनी शक्तियों से उसे उठाने ही नहीं दिया, तो इस कारण वो वहीं पे स्थापित हो गया और उस क्षेत्र को झूठे का मंदिर कहा जाता है। अगला जो क्षेत्र है वो है बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर की बात करें तो चंपावत में कत्यूरियों द्वारा निर्मित ये देवालय है, और इसका जो जीर्णोद्धार कराया था वो कराया था 1420 ईस्वी में चंद शासक ध्यानचंद ने, तो इसलिए ये प्रसिद्ध फैक्ट यहाँ पर है। अगला है हिंगला देवी मंदिर। हिंगला देवी मंदिर शायद हिडिंबा से संबंधित ये मंदिर शायद है यहाँ पर। हिंगला देवी जो मंदिर है वो चंपावत से 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर स्थित है, और प्रसिद्ध है ये मंदिर भी यहाँ पर धार्मिक तौर से। अगला जो मंदिर है वो है गोलजू देवता मंदिर। देखिए सारे कुमाऊं में प्रसिद्ध हैं गोलजू देवता या गोलू देवता, अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कुमाऊं में इनकी काफ़ी प्रसिद्धि है। तो इनका जो मंदिर है वो है गौरल चौड़ नामक मैदान है चंपावत में, उस मैदान में स्थित है इनका प्रसिद्ध मंदिर गोलू देवता मंदिर। और गोलू देवता का जो मूल स्थान माना गया है वो भी इसी क्षेत्र में है, चंपावत के आसपास वाले इलाके में। अगला जो मंदिर है वो है एड़ी फटकशिला मंदिर। तो देखिए एड़ी जो देवता हैं, एड़ी देवता एक लोक मान्यता प्राप्त देवता हैं, गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, जंगल के देवता के रूप में से जानते हैं हम एक। तो एड़ी जो देवता हैं, एड़ी फटकशिला जो मंदिर है वो है लोहाघाट हल्द्वानी मार्ग पर चंपावत में। अगला जो मंदिर है वो है सूर्य मंदिर खेतीखान में एक सूर्य मंदिर स्थापित है और कत्यूरी काल में इसे स्थापित किया गया था, तो ये भी चंपावत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। अगला है मानेश्वर देवालय। मानेश्वर देवालय की बात करें तो 1208 में निर्भय चंद द्वारा निर्मित है मानेश्वर मंदिर, और निर्भय चंद द्वारा इसी मंदिर में एक सुंदर नौले की स्थापना भी की गई थी। तो 1208 में निर्भय चंद द्वारा निर्मित है मानेश्वर मंदिर। अगला मंदिर है देवीधाम अखिल तारणी। देखिए देवीधाम अखिल तारणी की बात करें तो लोहाघाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अखिल तारणी देवी का मंदिर, प्रसिद्ध है ये भी। अगला है घटको मंदिर, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चंपावत से 2 किलोमीटर की दूरी पर घटोत्कच को समर्पित ये देवालय है, जिसका महाभारतकालीन प्रमाण दिखाता है। अगला मंदिर है चौमुदेव देवालय। चौमुदेव देवालय की बात करें तो चमदेवल गुमदेश जो हमारा है, गुमदेश चमदेवल बोलते हैं, वहाँ पर स्थित है, जो पंचेश्वर वाला इलाका है, तो वहीं पर स्थित है चौमू देवता देवालय। और यहीं पर जो मेला लगता है वो लगता है चैतोला मेला। अगला जो मंदिर है वो है लड़ीधुरा मंदिर। देखिए लड़ीधुरा मंदिर की बात करें तो बाराकोट तहसील में स्थित है और प्रसिद्ध देवालय लड़ीधुरा देवालय। देखिए और अन्य जो देवालय है उसका नाम है झूमा देवी मंदिर। देखिए झूमा देवी जो मंदिर है लोहाघाट के समीप स्थित है और इसे झूमाधुरी मंदिर भी कहते हैं। अगला है
बाराही मंदिर देवीधुरा। तो देवीधुरा एक स्थान है यहाँ का, बाराही मंदिर यहाँ पर स्थित है। बाराही मंदिर जो है लोहाघाट से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और देवी शक्ति के लिए ये प्रसिद्ध है अपनी। और पाषाण युद्ध जो यहाँ पर लगता है इसे विशेष बनाता है। आषाढ़ माह में मतलब रक्षाबंधन के समय पर यहाँ पर पाषाण उत्सव एक मनाया जाता है, तो वो बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। तो ये थे हमारे चंपावत से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स का एक थोड़ा सा विवरण। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो जुड़े रहिए, अगले पार्ट में मिलेंगे आपको इस चंपावत जिले से संबंधित सभी फैक्ट के साथ।